नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनु। धक्का मुक्की, प्रदर्शन और सियासी शोर के बीच संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। इस हंगामे के कारण संसद के कामकाज का करीब 70 घंटा बर्बाद हो गया। जनता के करोड़ों रुपए हंगामे की भेंट चढ़ गए, लेकिन सत्र खत्म होने के बाद भी सियासत जारी है। आज शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन राहुल गांधी के बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की के आरोपों पर सियासी पारा चढ़ रहा है। राहुल पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन कर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई, तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान के आरोप जड़कर एक बार फिर से इस्तीफे की मांग कर डाली। और इन सबके बीच लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई हैं। ये घटनाक्रम संसदीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में सवाल है कि इस हालत के लिए गैर जिम्मेदार कौन है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के सभी मेंबर्स ये बात भूल गए हैं। केवल संविधान झलकाने से आप संविधान के रक्षक नहीं बन जाते। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है, इसलिए अब ऑपोजिशन से डर। जितने भी ध्यान भड़काने की कोशिश करें वे 12 सेकंड भाजपा और अमित शाह जी पर बहुत भारी पड़े। इसी शोर और सियासी संग्राम के बीच आखिरकार संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। परिसर पर प्रदर्शन न करे, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। अंबेडकर के नाम पर छिड़े घमासान के बीच लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई, लेकिन इसके पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों को जानबूझकर धक्का देकर घायल करने का आरोप लगाकर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, एफआईआर दर्ज कराई, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। कल बार बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करा कि अल्टरनेटिव पाथ ले लीजिए। वे जानते थे कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन तो भी वे जानबूझकर और दुर्भावना के साथ धक्का मुक्की करते हुए हमारे जो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे उनके बीच में से निकले। उन्होंने धक्का दिया, जिसके कारण हमारे 2 साथियों को बहुत गंभीर और गहरी चोट आई है। वे अभी भी अस्पताल में हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, जय भीम, जय भीम। बीजेपी ने धक्का मुक्की और बदसलूकी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जिसके बाद दिल्ली का सियासी गलियारा आसमान चढ़ गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। संसद एक संविधान का मंदिर है, उस मंदिर में धक्का मुक्की या इस प्रकार की अशिष्टता का भाव लाके उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया उसकी ये एफआईआर है। कल सारा संसद में जो हुआ वो कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का प्रयास था। कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो एफआईआर वगैरह की जो बातें आई तो उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। मुख्य मुद्दा जो भाजपा ने जिस प्रकार से संसद के अंदर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का तिरस्कार किया और कहीं ना कहीं दिल की बात जबान पे आ गई। पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा है। राहुल पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद घमासान बढ़ चला है, लेकिन इन सब के बीच संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा में 54.5% और राज्यसभा में सिर्फ 40% कामकाज हुआ। ऐसे में सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, ये तो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच किसे क्या मिला, इसे लेकर हम जनता के बीच गए। कुछ सवाल हमने पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो पूछा वो आपके सामने। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में कामकाज 54.5% हुआ और राज्यसभा में 40% हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? 19% लोग एनडीए को जिम्मेदार मान रहे थे, 30% लोग इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार मान रहे थे, 50% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि सारे दल जिम्मेदार हैं, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि शीतकालीन सत्र में बेवजह सियासत हुई और जनता का पैसा बर्बाद हुआ? 93% लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 7% लोगों का कहना था ऐसा नहीं हुआ है। सर्वे का तीसरा सवाल, संभल और अडानी की शुरुआत हुई, धक्का कांड से संसद के शीतकालीन सत्र का अंत हुआ, किसकी प्लानिंग थी? 17% लोगों ने कहा एनडीए की प्लानिंग थी, 35% लोग इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे, और 41% लोग कह रहे थे कि सभी दलों की यही प्लानिंग थी, और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य मेरे साथ हैं, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा मेरे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान भी मेरे साथ होंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन माधवी अग्रवाल मेरे साथ में। माधवी जी, चर्चा तो नहीं हो पाई, जो लोगों के मुद्दे थे उन पर भी बात नहीं हो पाई, जो होनी चाहिए थे, नीति निर्धारण होना चाहिए था संसद में, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन हंगामा बहुत हुआ, धक्का मुक्की बहुत हुई, और बात खून खराबे तक आ गई। किससे फायदा हुआ? देखिए मनोज जी, बहुत दुखद है कि आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि संसद जिसे मंदिर कहा जाता है वहां पर इस तरीके की अराजकता हो रही है। जब से 99 सीट पे कांग्रेस आई है तब से इनका ओवर कॉन्फिडेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है, और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है राहुल गांधी की, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि उनको लगता है कि वो एलओपी नहीं है, वो तो बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, सब कुछ वही है। हर बात पे हंगामा करना, हर बात पे प्रदर्शन करना, हर बात को, मुद्दे को जबरदस्त तरीके से झूठ के साथ में प्रदर्शित करना। अरे भाई, संसद में जब चर्चा होने की जगह है वहां पर आप तख्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं, रोज वहां हंगामा करते हैं। क्या ये आपको शोभा देता है? अपनी बात को आप रखिए। आपको रखने के लिए ही जो है चुनकर भेजा गया है, आप अपनी बात को रखिए, वहां पे बहस करिए। लेकिन रोज इनका यही काम है कि तख्तियां लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं, प्रदर्शन करने लग जाते हैं। आज ये नौबत आ गई कि इन्होंने एक 70 साल से भी ज्यादा वृद्ध व्यक्ति को धक्का दे दिया। ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बार बार इनको दिखाता है। ये लोग कितना भी इसको ढकने की कोशिश करें, मगर जो भी हुआ है ये बेहद दुखद है। बहुत ज्यादा ये निराशाजनक है कि इस तरीके की सोच रखकर ये लोग संसद में आ रहे हैं। उनको केवल लोगों के सामने भ्रम पैदा करना है, झूठ की राजनीति फैलानी है। अमेंडमेंट को ये लोग बोलते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। 77 बार जो है कांग्रेस ने चेंजिंग किया है, संविधान में चेंज किया है, लेकिन उसके बावजूद ये दोषारोपण करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये दोषारोपण करते हैं, झूठ ब्लेम लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान बदल देगी। झूठ की राजनीति कर ये आने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। ये चीज तो ये कि शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को लोकतंत्र का अर्थ नहीं मालूम। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की परंपरा है, और दूसरी चीज ये है कि जब सत्ता पक्ष आवाज ना सुने, सत्ता पक्ष ने खास तौर पे पूरे विश्व में पूरे भारत का नाम नीचा किया है, क्योंकि
अडानी ने जो उनके ऊपर अरेस्ट वारंट है अमेरिका से, उसके ऊपर चर्चा चाहते थे, उस पर चर्चा नहीं की। वहां से शुरुआत हुई, संभल पर चर्चा नहीं हुई, मणिपुर पे तो चर्चा होगी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस भी मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं थी। सबने देखा है, कोई नई बात नहीं है। और जब से संसद शुरू हुई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बार बहुत सारे ऐसे कारनामे करने की कोशिश की जिन्हें जनता ने और संसद ने नकार दिया। जैसे पहला तो आप देखेंगे लेटरल एंट्री की कहानी थी, वहां पे यू टर्न लेना पड़ा सरकार को। वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर भी यू टर्न लेना पड़ा, जेपीसी बिठानी पड़ी। लेकिन एक चीज तो आपको और हमें मालूम है ना कि देश की संसद को चलाने में सत्ता पक्ष का बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका ज्यादा बड़ा हाथ होता है। सबका हाथ होता है लेकिन सत्ता पक्ष का ज्यादा हाथ होता है। मैं आपको अगर आंकड़ों से गिनाना चाहूं तो बता दूं कि 14वीं और 15वीं लोकसभा में 64% और 71% बिल जो थे वो चर्चा के बाद पास हुए थे। और इसी तरह से उस समय प्रोडक्टिविटी संसद की थी। लेकिन आज प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं होती है कि सरकार तानाशाही का रवैया अपनाना चाहती है, चर्चा की राजनीति को खत्म करना चाहती है। और तो और अमित शाह जब पूरी तरह से फंस गए अंबेडकर जी का अपमान करने के बाद, तो हमें तो ये पता था कि कल कुछ होने वाला था। क्या होने वाला था, हेडलाइन कैसे बदलेगी, इसका हमें ये अनुमान नहीं था कि कैसे करेंगे। होने वाला था ये तो समझ में आ गया था, क्योंकि इतने दिनों से 10 सालों से हम देख रहे हैं जैसे ही बीजेपी पकड़ाई में आती है किसी मुद्दे पर, तुरंत वो कोई दूसरी हेडलाइन बदलने का कोई कारनामा कर देती है और फिर मीडिया की सहायता से। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो मामला है वो 20 करोड़ दलित वोटों का है, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो उसी में अपनी गुंजाइश ढूंढने की कोशिश कर रही है। तारिक खान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं तारिक खान से तारिक साहब संविधान की बात लोकतंत्र की बात है। जी जी बोलिए, क्या कहेंगे इस हंगामे पर? देखिए ऐसा है कि अगर हम विपक्ष की बात करें तो उसके लिए विपक्ष जो विरोध प्रदर्शन करता है उसके लिए सुषमा स्वराज जी और हमारे जो भी बीजेपी के विपक्ष के नेता रहे हैं वो ये बात कहे हैं बार बार कि लोकतंत्र का हिस्सा है विरोध करना। अब एक बात मेरे समझ में नहीं आती, जो अजीब घटना हुई, 18 बार लोकसभा का गठन हो चुका। अगर आपको याद हो या किसी और पैनलिस्ट को याद हो तो मुझे प्लीज बताएं, मैं मेरा ज्ञान कम है शायद। कब सत्ता पक्ष जो है वो विरोध करने लगा, कब हुआ ऐसा? अटल जी का दौर हमने देखा, अडवाणी जी का देखा, सुषमा स्वराज एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, और तमाम लीडर रहे, जनसंघ का दौर भी देखा। 52 के पहले चुनाव के बाद से 18 बार लोकसभा बन गई। मुझे याद दिलाइए कि कब विपक्ष जो था जिसको कोऑर्डिनेट करके सदन को चलाना रहता था, अभी तक जो रोल हम लोग समझते थे, जो इतिहास पढ़ा है मैंने, बाकी लोग ज्ञानी लोग होंगे उनका इतिहास होगा तो अभी बताइए लोग, या आप बताइएगा, कोई भी बताए। तो मैं ये कह रहा हूं ये कब हुआ? और ये तो नई चीज हो गई कि पक्षी जो था वो लेकर पहुंच गया कि भैया हम लोगों का विरोध है। किस बात पे विरोध है? किस बात पे विरोध है? जो पुरानी घटना हो गई, इमरजेंसी, हम कहते हैं इमरजेंसी गलत थी, काला धब्बा है भारतीय राजनीति पर, हमेशा कहते हैं, नेताजी ने हमेशा यही बात कही। मगर अब हम पीछे से शुरू करेंगे 47 से, अब ये फिर पीछे चले गए। आज अगर अभी मोदी साहब का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट था कि जिनको कोई पूछता नहीं है हम उनकी पूजा करें, मोदी साहब ने कहा। आप पिछड़े समाज की बात कर रहे थे, अनुसूचित जाति समाज की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, मैं समझ गया बात। वही लोग जो 70% है, 60% है, 50% है, जितने भी हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर को पूछते। आपके होम मिनिस्टर ने उनके साथ या उनका अपमान किया ऐसा लग रहा था। आप सामने आते, कहते भैया माफी मांगे ले रहे हैं, विपक्ष चुप हो जाता। नहीं, वही तो सवाल है ना, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि साहब उनका मकसद ये नहीं था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो विपक्ष की बात कर रहे थे कि विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब विपक्ष इस पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा और तो कुछ मिला नहीं, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूम रहे थे, ना हरियाणा में सफलता मिल पाई, ना महाराष्ट्र में सफलता मिल पाई, अब हो सकता है कि दिल्ली में सफलता मिल जाए। आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा मेरे साथ मौजूद है। देखिए, मैं एक आपत्ति के साथ शुरू करूंगा। आपने कहा कि शायद ये 20 करोड़ वोटों का सवाल है या 20 करोड़ लोगों का सवाल है। बिल्कुल नहीं। 130 करोड़ भारतीय बाबा साहब अंबेडकर जी के कर्जदार हैं
130 करोड़ भारतीय उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके दिए हुए संविधान के अनुसार ये देश चलता है। तो ये 130 करोड़ भारतीयों का सवाल है, 20 करोड़ का सवाल इसको मत बनाइए। ये भारतीय जनता पार्टी कहे तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप ये बात कहेंगे तो ये मुझे सही नहीं लगता है। दूसरी बात कि मुद्दा क्या था, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी किस चीज को मुद्दा बनाना चाहती है कि किसने धक्का मारा, किसने दरवाजा बंद किया, किसने अंदर नहीं जाने दिया, इन सब चीजों का मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगर वो सदन चलाना चाहते थे तो वो अगले दिन आते, वो ये कहते कि हाँ मेरे मुंह से निकल गया या ऐसी कोई गलत बात हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं देश से। बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पे माफी मांगने से भी वो बड़े हो जाते, लेकिन उन्होंने बहुत छोटा दिल दिखाया। उन्होंने दरअसल बात क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने करने के बाद सोचा, माफी मांगने से बात खत्म हो जाती है। सोची समझी साजिश के तहत बाबा साहब का अपमान किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों में ही यकीन नहीं करती है, उनके दिए हुए संविधान में यकीन नहीं करती है। इसीलिए तो सत्ता पक्ष एफआईआर कराता है तो 1 मिनट में हो जाती है, और विपक्ष एफआईआर कराता है तो कंप्लेंट बन के रह जाती है। संविधान का ऐसा इस्तेमाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर के साहब एफआईआर तो विपक्ष ने भी दर्ज कराई थी, लेकिन वो तो दर्ज नहीं हुई और बीजेपी की एफआईआर दर्ज हो गई और 6 धाराओं में वो एफआईआर दर्ज हो गई। सर्वे के और सवाल, बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? 35% लोग बोले राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। 25% लोगों का कहना था कि साहब अनजाने में यह धक्का लगा है। 36% लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सियासत इसके लिए जिम्मेदार है। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि वाकई में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है या कांग्रेस बेवजह इसे मुद्दा बना रही है, विपक्ष से बेवजह मुद्दा बना रहा है? 26% लोगों ने कहा हाँ अपमान किया है। 53% लोग कह रहे थे नहीं, कांग्रेस बेवजह इसे मुद्दा बना रही है। 18% लोग सिर्फ सियासत की बात कर रहे थे और 3% इस पर कहना नहीं चाहते। ये बड़ा आरोप लग रहा है। पूरा सीसीटीवी नहीं आ रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि साहब हमने भी शिकायत की, हमारी तो शिकायत दर्ज नहीं हुई है, और सत्ता पक्ष बैठे लोग हैं उनकी शिकायत दर्ज हो गई, 6 धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हो गई। ये एक आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर। माधवी जी, कि मुझे यहाँ पर बैठकर 3 कांग्रेसियों के साथ में बहस करनी है और आप भी जो बोलेंगे उसका भी विरोध हो जाएगा, चाहे आप तथ्यात्मक बात बोलें चाहे नहीं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि विरोध प्रदर्शन करना जो गणतंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती है, होना चाहिए, होता आया है, बिल्कुल होता आया है, लेकिन धक्का मुक्की करना कौन सी खूबसूरती होती है, जरा मुझे बता दें। जिस अडानी की बात आप करते हैं उस अडानी से आप लोग अपने राज्यों में जो है सारा इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तब कुछ नहीं होता है। 2021 में राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर बोलते कि कुछ महीनों बाद इलेक्शन के जो जनता है जो देश की, वो नरेंद्र मोदी को डंडों से मारेगी। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं इनके जो नेता, जननायक जिनको आप बोलते हैं। तो ये जो भाषा जो रखते हैं कि आज अगर कहें कि उन्होंने धक्का दिया होगा क्योंकि वो तो बहुत जिम जाते हैं, वो बहुत ज्यादा चलने वाले हैं, वो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति हैं, 44 साल के वो युवा हैं, तो भाई अपना युवा जो उनका जो जोश है वो उन्होंने दिखा दिया। अब आप किसी को घायल करेंगे, आप किसी को धक्का देके गिरा देंगे, क्या उनके जो खून निकला, ब्लड निकला या उनको जो टाके लगे वो क्या मजाक था? पहले से इन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि कल कुछ होने वाला है संसद में। आप तो पहले से प्रेडिक्शन कर देते फिर कि भाई कल सर फटने वाला है किसी का, राहुल गांधी धक्का देने वाले या राहुल गांधी को फंसाने वाले। राहुल गांधी झूठ पे झूठ फैला रहे हैं, कांग्रेस झूठ पे झूठ फैला रही है, जनता देख रही है, इसीलिए इनको जवाब भी मिल रहा है। इनको जवाब भी मिल रहा है राज्यों के इलेक्शंस में, लेकिन बावजूद इनके जो है इनकी जो तंद्रा है वो भंग नहीं हो रही है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी जो झूठ की राजनीति पूरे देश में कर रहे हैं उसी को फॉलो अप करते हुए इनके जो लोग हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कुल मिलाकर यह है इनकी मोहब्बत की दुकान बेकार है। अनुमा जी, इनकी नींद नहीं टूटने वाली है। इनकी नींद कैसे टूटेगी? देश की जनता के इलेक्शन के रिजल्ट तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाएगा तो फिर ईवीएम को दोष दे देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बीच बीच में बोल रही हैं जबकि उनकी टर्न खत्म हो गई है। अहंकार की पराकाष्ठा बताती हूँ मैं। प्रधानमंत्री खुद को अन्य पुरुष में संबोधित करते हैं, 3rd पर्सन में। मोदी की गारंटी, मोदी नहीं करता, मोदी ऐसा करता है। इनके सिर चढ़ के इस समय घमंड बोल रहा है, पूरी संस्थाओं को अपने काबू में किया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के बराबर झूठी ना तो पार्टी है, इनके सांसद तक ये कहते हैं हम बड़े जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बोल रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से झूठ बोलते हैं। और जो जितना अच्छा झूठ बोलता है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतना ही नवाजते हैं।
ये हम सब ने देखा है, जो जितनी नफरत फैलाता है उससे उतना ही ज्यादा नवाजा जाता है। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा का उदाहरण हमारे सामने है, अनुराग ठाकुर का हमारे सामने उदाहरण है, तो ये सारे लोग हैं। कुल जमा जो मुझे बात करनी थी वो सिर्फ ये है कि महात्मा गांधी को, विचार को ये मारना चाहते थे, तो विचार तो नहीं मरा, फिजिकल भौतिक उन्होंने हत्या की थी। उनके लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों का उसमें हाथ था, और कपूर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी जी का, उन्होंने चरित्र की हत्या करने की कोशिश की। आज राहुल गांधी निखर के सामने खड़े होकर आ गए हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सब्र नहीं आ रहा, क्योंकि आज लेकिन राहुल जी आज दिखाई नहीं दिए। अनुमा जी, राहुल जी दिखाई नहीं दिए, प्रियंका गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी वहां थे, आप जानते हैं, और केरल के एक सांसद थे जिनको बहुत समझदारी से उन्हें ये समझ में आ गया था। जैसे कि नागालैंड की सांसद कोन्याक जी ने एक झूठ बोला कि राहुल गांधी जी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। केरल के उन सांसद ने पूरा ध्यान रखा, गलती से भी राहुल गांधी जी की बॉडी का कोई हिस्सा किसी से टच ना हो जाए। सही है क्या माधवी जी? ये सही है? मैं तो क्लिप की बात करती हूँ, झूठ बोल रही हैं। अगर बीजेपी की प्रवक्ता क्लिप दिखा दे, सारी बात अब क्लिप पर होगी, फालतू बात नहीं। 50,000 रुपए की गाड़ियां दी थी अभिषेक, महिला सांसद भी झूठ बोल रही है, 72 साल के जो वृद्ध है वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो घायल हो गए हैं जो उनको भी आप झूठा ठहरा दिया, वो हॉस्पिटल में ऐसे करके एडमिट हो गए क्या? ये लोग मतलब झूठ की पराकाष्ठा है। आप लोगों ने तो झूठ का जो जिस तरीके से नकाब पहना हुआ है ना, पूरी देश की जनता देख रही है, उनके पर ये अफसोस होता है कि आप लोगों को उत्तर दे रही है देश की जनता, बावजूद इससे आप लोगों का घमंड खत्म नहीं हो रहा है। संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे का झूठ आप लोगों ने पूरे देश भर में फैलाया, उसका जवाब भी जनता ने दिया। अरे तीनों बार में इतनी सीटें आप लोग नहीं लेकर आए जितनी सीटें हम लोग इस बार लेकर आए थे, जिसको राजनाथ सिंह जी को बर्खास्त नहीं किया, पता नहीं किन 158 लोगों से बात करके ले आए, तो ये बर्खास्त नहीं करते, ये माफी नहीं मांगते, ये निहायत ही ढीठ लोग हैं, ऊपर से झूठे लोग हैं, ये अलोकतांत्रिक और संविधान की अपमान करने वाले लोग हैं। एक सवाल अब इन सब घटनाओं के बीच, इन सब तस्वीरों के बीच एक सवाल और बनता है। वो सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या माननीयों के संसद में इस व्यवहार से राजनेताओं की छवि खराब हो रही है? 78 यानी कि 78% लोगों ने हाँ कहा है, 21% लोगों ने ना कहा है, 1% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अनुराग ढाडा मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, आप मानते हैं कि देश में राजनीति और राजनेताओं के लिए लोगों की सोच बदल रही है, वो ये मान रहे हैं कि आखिर ये है क्या? देखिए, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की द्वेष की, नफरत की राजनीति देश में इस वक्त चला रही है, जिस तरीके की प्रोपेगेंडा की राजनीति चला रही है, मैं तो फिर कहता हूं कि हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि किसने किसको धक्का मारा, किसने किसका रास्ता रोका। इससे पहले इस बात को तो तय होना चाहिए कि बाबा साहब का अपमान करने के बाद भी क्या अमित शाह जी माफी मांगे बिना आगे चल सकते हैं? क्या सदन चल सकता है? क्या आगे राजनीति कर सकते हैं? पहले इसका तो फैसला होना चाहिए। बाबा साहब का अपमान, वो तो बीजेपी, माधवी जी की पार्टी ने साफ कर दिया कि ऐसा हमने कुछ कहा ही नहीं है, तो माफी क्यों मांगे? क्यों माधवी जी, ऐसा ही है ना? सारे देश ने सुना, पूरे सदन के सामने उन्होंने जिस तरीके से अपमानित किया। अरे हमें क्या पता मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा? 130 करोड़ भारतीयों के लिए जीते जी, जिसने इस देश को स्वर्ग बनाया, जिसने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया, उस व्यक्ति को आप अपमानित कर रहे हैं। उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि क्यों नाम ले रहे हैं आप? क्यों नहीं नाम लेंगे? हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान के बराबर है बाबा साहब, हम उनका नाम भी लेंगे, उनके पत्नियों में भी चलेंगे, उनके आदर्शों पर काम भी करेंगे। बाबा साहब ये कहते थे कि वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए बीजेपी दलित, वंचित, मजदूर और कमजोर लोग किसी भी तरीके से अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, ये नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उनके ऊपर भी प्रहार करते हैं और उनकी सोच पर बाबा साहब के नाम पर प्रहार किया आगे जाकर, और सारी ब्लेमिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा देनी है, क्योंकि सारे आपने किया। अमित शाह जी के मुंह से हम थोड़ी बोल रहे थे, अमित शाह जी ने अपने शब्दों में बोला, अमित शाह जी ने अपने शब्दों में बोला, हमने थोड़ी उनके मुंह से बोलवाया कोई बात।
तब आप उन्होंने लोग खुद ये कहा विरोध नहीं कि किया पूरा ममता मेडिकल बनर्जी के बारे में अम्बेडकर कि की वो सरकार 57 लगाएंगे राजकीय मेडिकल मेडिकल की कॉलेज के उनका विरोध नाम में जपेंगे। उन्होंने लग गई 130 करोड़ तब भारतीयों आप को बोला बराबरी नहीं का गया। अधिकार लेकिन दिया, यहाँ आपको बोलना दलितों है को, वंचित ये को, दलित सारे को जो पार्टी उन्होंने है सम्मान के साथ केवल जीने का नाम इनको अधिकार दिया। बदले हुए हैं, ये उन्होंने चीज देश जाके का हाथ संविधान मिलाते दिया हैं। जिससे इन लोगों का शायद ये काम पूरा ही देश ऐसा चल पड़ा। रहा है। आम आदमी पार्टी के तो व्यक्ति ने जो केजरीवाल है उन्होंने तो एआई से बना दिया वीडियो। उन्होंने संविधान से ही बाबा साहब अम्बेडकर अरे की कोई तो अच्छा काम किया, आप भी फोटो कुछ हटा अच्छा के काम अपनी किया, चिपका दी। कभी आप बाबा पर साहब गालियां से मत भी ज्यादा किया ऊपर कीजिए पहुंच गए। महापुरुषों को, ये क्या बात आपने करी हमसे? सम्मान मत किया कीजिए अपमान तो यहाँ महापुरुषों हो का। रहा है। ये अच्छा ही एआई काम से किया आप वीडियोग्राफी कर रहे आपका जो हैं, कद है जिसमें उसको वो बरकरार आशीर्वाद दे रखो। रहे हैं। उनकी आप विचारधारा लोगों पर, ने उनके एआई से आदर्शों पर आम संविधान आदमी से पार्टी पिक्चर चल हटा रही है। दी। तो आप उनका लोगों का बाबा साहब का मानना प्रोपेगेंडा था कि फैलाना, सबको बराबरी का अधिकार अराजकता मिलना फैलाना, चाहिए, सबको सारी अम्बेडकर मूलभूत जी की सुविधाएं फोटो मिलनी हटा के चाहिए, संविधान से अपनी गरीब फोटो अमीर लगा को के बराबरी का बोलते हैं हक कि मिलना अम्बेडकर चाहिए, जी का अच्छी अपमान हुआ है, शिक्षा अमीर को माफी मिले तो मांगेंगे। गरीब को भी मिलनी माफी तो चाहिए। आप लोग आम को आदमी मांगनी पार्टी चाहिए काम कर कि रही है, हमें केजरीवाल गर्व है अपने इस आप को बात का कहाँ लेके कि जा हम रहे बाबा हैं कि साहब की गंगा में हाथ विचारधारा को धोने फॉलो के कर लिए रहे हैं। सबसे बड़ी मतलब जो कुल है मिला के ये है कि अगर पंजाब बीजेपी है। ने इस बात को लेकर, अमित शाह इस बात को लेकर माफी नहीं मानते तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन भी करेगा, जैसा कि होता रहा है। तारिक साहब, मान लिया जाए आप लोग माफी मनवा कर रहेंगे, आपने ये तय किया, और अगर नहीं मांगी तो फिर प्रदर्शन होगा, पूरे देश में मुद्दा बनाया जाएगा। अपमान, अब अमित शाह साहब को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने गलत कहा और प्रधानमंत्री को उनको निर्देशित करना चाहिए कि आप माफी मांग लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं कह रहा हूं सीआईएसएफ सुरक्षा करती है पार्लियामेंट। 2001 में हमला हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, और 23 में कुछ लोग घुस गए। इसका मतलब यह है कि 3000 से ज्यादा जवान रहते हैं और बहुत कायदे से मॉनिटरिंग होती है। अब मुझे एक बात बताइए, दुनिया भर की बातें चल रही, सिर्फ एक पॉइंट पे रुक जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो द्वार था उसी पे सारा सब कुछ हो रहा था, वहां कैमरा नहीं लगाया गया। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में और आज के इस दौर में जब अमित मालवीय साहब पल पल पेपर और लेटर सब कुछ जारी करते रहते, वीडियो जारी करते रहते लगातार कि ये हुआ, ये कांग्रेस कर रही है, आप मुंह पे तमाचा स्लैप मारिए ना विपक्ष के, हमारे गाल दे रहे हैं ना। वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी खेल रहे, लोगों को घूसा मार रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, वो वीडियो साहब प्लीज मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो माधवी जी अब तो हाथ जोड़ लिए, वीडियो तो दे दीजिए। 1 सेकंड, 5 सेकंड और सर, 5 सेकंड और। या तो सीआईएसएफ के पास मॉनिटरिंग नहीं है, कैमरे नहीं लगे हुए हैं सर। अगर नहीं लगे हुए हैं तो ओम बिरला साहब उसको सुपरसीड करते हैं। प्लीज बता दीजिए कि कैमरे नहीं लगे हुए हैं, इसलिए हमारे पास सीसीटीवी, और अगर लगे हुए हैं इसका मतलब वो चल रहे हैं, उसको आप पब्लिक डोमेन में ले आइए। 140 करोड़ लोग व्याकुल हैं एकदम कि राहुल गांधी ने कैसे बॉक्सिंग की, कैसे घुसा मारा, कैसे पंचेस मारे, हम देखना चाहते हैं। हम लोग देख लें। माधवी जी दे दीजिए, देखिए हाथ जोड़ के सीसीटीवी मांग रहे हैं। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। जी, सबसे पहले तो पब्लिक डोमेन में ही है कि उसके बाद में राहुल गांधी ने कैमरों के सामने ये कहा था कि हाँ मैंने धक्का दिया था। ये वीडियो होगा, आप जरा खोज लीजिए, ठीक है। पहले तो अभी आप उसको नकार देंगे, फिर तो आप खड़गे जी को भी ले आए कि उनको भी घायल कर दिया बीजेपी की पूरी लोगों ने। खुद आपके राहुल गांधी जी ने ये सामने एडमिट किया कि मेरे से धक्का लग गया है, माफ कर दीजिए, लग जाती है, गलती से हो गया। जी समय का, मैं अपनी बात पूरी करें। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए। ये तो फर्जी से जवाब कहना चाहती हूँ एक तो यहाँ बीजेपी बैठे बैठे झूठ बोल रही है। इग्नोरेंस हमेशा ब्लिस नहीं होती है। आरएसएस हमेशा संविधान की विरोधी रही है। उन्होंने श्वेत पत्र भी प्रकाशित किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान देश की प्रकृति के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता एडमिट किया है कि आपके चैनल ने जो सर्वे किया है, चैनल्स के सामने उन्होंने ये परिसर में वो लोग डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा है ये बात, नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो डर रहे हैं। लेकिन इसी चैनल पर, आपके चैनल पर लोग देखते हैं, यहाँ लोगों को ये क्या बताना चाहती है भारतीय जनता समय का पार्टी? अभाव है, मैं माफी चाहता हूँ सभी लगातार लोगों झूठ से। बोल रही समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर संसद क्यों नहीं चल पाई, उसके पीछे का कारण आपने देख लिया, लेकिन मुद्दों में मुद्दा ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं राजनीति भी नजर आती है। और जब राजनीति होती है